सो गाइस BTTH के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें शाओयान को एक बहुत ही पुराने मास्टर के साथ में फाइट करते हुए दिखाया जाएगा और वो उनको इतने ज्यादा फनी तरीके से मारता है जैसे कि शाओयान किसी नौसिखिया को मार रहा हो। और वो सीन भी काफी ज्यादा फनी हो जाता है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो जैसा कि हमने BTTH सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान फाइनली पहुंच चुका था इंपीरियल कैपिटल में आइस एम्परर की मदद करने के लिए, जहाँ पर वो अपने सभी के सभी साथियों के साथ में मिलकर मिस्टी क्लाउड सेक्ट की सेना की बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बजा देता है। उसने अकेले ही यहाँ पर कई सारे वॉरियर्स को भी निपटा दिया था और उसको जैसे ही पता लगता है कि उसके बड़े भाई शाओडिंग पैरों से पैरालाइज हो चुके हैं, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे कि वो यहाँ पर कई सारे सिपाहियों को तो बिना टच किए ही मार देता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर उन लोगों की मदद करने के लिए याओ ये भी आ चुकी थी, जिससे कि आइस एम्परर और शाओयान दोनों मिलकर ही मिस्टी क्लाउड सेक्ट के डो हुआंग और डो वैंग लेवल वाले सभी के सभी वॉरियर्स को ही खत्म कर देते हैं, जिससे कि फाइनली मित्तल फैमिली इस बैटल को जीत ही जाती है। और अब शाओयान आइस एम्परर के साथ में मिलकर अपने कुछ नई स्ट्रेटेजीज को बनाने लगता है, जिसके लिए वो लोग रॉयल फैमिली के पास में भी जाने वाले हैं। और हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी सेम इसी सीन से होती है, जहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं शाओयान और आइस एम्परर को, जो कि दोनों ही जा रहे होते हैं रॉयल फैमिली के साथ में मीटिंग करने के लिए। और रास्ते में आइस एम्परर शाओयान को ये बताते हैं कि इंपीरियल कैपिटल के जितने भी मेजर फोर्सेस हैं मैं उन सभी के साथ में कांटेक्ट कर चुका हूँ, जो कि आज की इस एल्केमिस्ट यूनियन के मीटिंग में आने वाले हैं, क्योंकि सभी लोगों को यूनियन के सेंटर पर ही बुलाया जाता है। और अब हम बाकी की बातें वहीं पर बैठकर उन सभी लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। तो शाओयान उनसे कहने लगता है कि वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आपने केवल एक दिन के अंदर ही इतने बड़े मैटर को डिस्कस करने का सारा इंतजाम कर दिया है, और आपके इस हार्ड वर्क को तो मेरा सैल्यूट है। तो आइस एम्परर कहने लगते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मिस्टी क्लाउड सेक्ट को खत्म करने से पहले हमें वहाँ के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर के साथ में भी निपटना होगा। तो शाओयान कहने लगता है कि आखिर अब वो कौन है। आइस एम्परर बताते हैं कि उसका नाम है शेन वैंग गुहे। इसके बारे में शाओयान याद करता है कि वो शायद उसको जानता है, क्योंकि शेन वैंग गुहे एक 6th ग्रेड का स्ट्रॉन्ग फार्मासिस्ट है, यानी कि वो भी एक काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। आइस एम्परर बताते हैं कि अगर उसने मिस्टी क्लाउड सेक्ट की मदद की तो वो बंदा अकेले ही इतनी ज्यादा ताकत रखता है, वो पूरे गामा एम्पायर के टॉप 10 लोगों में से 5 लोगों को अपने अंडर में रिक्रूट कर सकता है, जिससे कि शाओयान भी सोच में पड़ चुका था कि उस बंदे से निपटने का भी कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। और अब वो दोनों चलते चलते उस जगह पे आ चुके थे जहाँ पर खड़ी हुई होती है याफे, और वो शाओयान को देखकर वहाँ के सिपाहियों को तुरंत ही भगा देती है और उनसे कहती है कि बाकी की जानकारी अभी मुझ तक बहुत ही जल्द से जल्द पहुंचा देना, जिससे कि ये सिपाही तुरंत ही उसका ऑर्डर लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और याफे आइस एम्परर और शाओयान दोनों से ही कहती है कि आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप दोनों तो यहाँ पर एकदम से तैयार होकर ही आए हो, लेकिन शाओयान तो याफे से बिना नजर हटाए ही उसको देखे ही जा रहा था। तो याफे कहने लगते हैं कि तुम आखिर ऐसा क्या देख रहे हो। तो शाओयान याफे को बताता है कि मैं केवल 3 साल पहले की उस बात को सोच रहा हूँ जब तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को ही खतरे में डाल दिया था, जो कि मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्ज है जिसको मैं शायद कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। इसीलिए वो याफे से कहता है कि अगर आपको कभी भी कहीं भी और कैसे भी मेरी जरूरत पड़े और मैं वो कर सकता हूँ तो मैं वो जरूर से करूंगा। अगर आप पूरे इंपीरियल कैपिटल की क्वीन भी बनना चाहती हो तो मैं इसमें भी आपकी पूरी मदद करूंगा। तो याफे कहने लगती है कि वैसे मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है क्वीन बनने में, लेकिन तुमने इतना कह दिया, मैं तो इतने से ही काफी ज्यादा खुश हूँ। और वैसे आज की जो यहाँ पर मीटिंग होने वाली है उसमें गामा एम्पायर के सभी पावरफुल लोग मौजूद होंगे, इसलिए मेरे हिसाब से तुम वहाँ पर थोड़े से केयरफुल रहना। और फिर तभी वहाँ पर चलते हुए शाओयान के पास में जियान और क्वीन मेडुसा दोनों ही आ जाते हैं। और जियान का तो कभी भी खाना बंद ही नहीं होता, उसको जो भी जहाँ भी जैसे भी मिल जाए वो खाना शुरू कर देती है। शाओयान क्वीन मेडुसा को काफी देर तक टुक लगाकर देखते रहता है, साथ ही याफे भी क्वीन मेडुसा को ही देख रही थी। और फिर वो शाओयान से कहने लगती है वैसे क्या तुम मेरी इनके साथ में पहचान नहीं कराओगे। तो शाओयान कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरी एक दोस्त है और तुम उसको प्यार से काइलिन भी बुला सकती हो। तो याफे कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम है काइलिन, वैसे तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो और मुझे खुशी है कि तुम शाओयान की तरफ से फाइट करने वाली हो, तुम उसका साथ देती हो। लेकिन शाओयान के मन में बात आती है कि आज ये याफे कुछ अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है। वो देखता है कि क्वीन मेडुसा और याफे दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ही तीखी निगाहों से देख रही थी। और फिर थोड़ी ही देर में क्वीन मेडुसा शाओयान से कहती है कि तुम जो भी कहते हो मैं वो तुम्हारा कभी भी कहा नहीं मानूंगी, मैं करती वही हूँ जो कि मेरा मन करता है। आइस एम्परर समझ जाते हैं कि कहीं यहाँ का मामला गर्मिया ना जाए, इसीलिए वो याफे से कहते हैं कि वैसे हमारी फैमिली का जो ऑक्शन था आज उसको रीओपन होना था, इसीलिए मेरे हिसाब से तुम्हें उस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो याफे कहती है कि यहाँ ठीक है, और वो चलते हुए शाओयान के सामने खड़ी हो जाती है और वो उसके कपड़ों को सही करते हुए उसको टच भी करने लगती है, जो सब कुछ देखकर क्वीन मेडुसा का तो बहुत ही ज्यादा खून जल रहा था। याफे शाओयान से कहती है कि नेगोशिएशन करते वक्त ज्यादा इम्पल्सिव मत होना, क्योंकि हर सेक्टर से केवल 2 ही लोगों को अलाउ किया गया है। अब
ये तुम भी जानते हो कि शव फैमिली की किस्मत अब केवल और केवल तुम्हारे ही कंधों पर टिकी हुई है। अब तुम किस तरीके से इसकी नैया पार लगाते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तुमने मेरे साथ में क्या वादा किया था। लेकिन याफे को शाओयान के इतने करीब देखकर क्वीन मेडुसा का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच चुका था और क्वीन मेडुसा का खून जलाकर याफे यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि वैसे मेरे पास में मिस्टी क्लाउड सेक्ट की एक और न्यूज है तुम्हारे लिए, जो कि मैं बहुत ही जल्द तुम तक पहुंचा भी दूंगी। और वो यहाँ से तुरंत ही चली भी जाती है। शाओयान कहता है कि आपका शुक्रिया मुझे ये सब कुछ बताने के लिए। और फिर वो मेडुसा से कहता है कि चलो अब चलने का वक्त हो चुका है। तो मेडुसा उससे नाराज होते हुए कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे खुद के पैर हैं, यहाँ से चलना शुरू कर दो। शाओयान सोचता है कि आज तो कायलिन भी कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। मैं कभी भी नहीं समझ पाता हूँ कि ये मुझे कब मना कर देगी या फिर कब हाँ कर देगी। तो वाइस एम्परर उसको समझाते हैं कि बेटा इसको जीलीसी कहते हैं, तुम औरतों के मन को कभी भी नहीं समझ पाओगे, इसीलिए अब चलो हमें मीटिंग के लिए भी देर हो रही है। जिसके बाद फिर ये लोग यहाँ से मीटिंग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आइस एम्परर शाओयान से कहते हैं कि तुम यूनियन हॉल के अंदर सबसे पहले जाओगे क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा काम है जिसको मैं प्रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो शाओयान कहता है कि ठीक है मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा और बस सीधा बढ़ने लगता है मीटिंग हाउस की तरफ। रास्ते के बीच में वो कई सारे लोगों को देख रहा था जहाँ पर ये पूरा का पूरा मार्केट लगा हुआ होता है। वो देखता है कि यहाँ पर तो कई सारी चीजों को बेचने का काम शुरू कर दिया गया है। वो जितना इस रास्ते को जानता था ऐसा तो यहाँ पर कभी भी नहीं था। वो एक बंदे को देखता है जो कि एक शॉप से कुछ खरीद रहा था, लेकिन यहाँ का माहौल तो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, किसी को कभी भी बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता है। शाओयान समझ ही नहीं पाता कि ये तो यहाँ की पीसफुल कम्युनिटी थी, लेकिन फिर यहाँ पर आकर ऐसा सब कुछ देखने को क्यों मिल रहा है। वो रास्ते में आगे बढ़ता है और उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि किसी बंदे से ये कह रही थी कि तुम भी मेरे जैसे यहाँ के एक जूनियर ही नजर आते हो, लेकिन तुमसे पहले मैंने इस दुकान से आइसक्रीम को ऑर्डर किया था, इसीलिए अब जो ये ऑर्डर आया है उसको तो पहले मैं ही लूंगी। शाओयान उसको देखकर कहने लगता है कि ये तो जुमेई है, जिसको वो यहाँ पर ऐसा काम करते हुए थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर तभी हम यहाँ पर एक एल्डर को देखते हैं जिसका नाम होता है एल्डर फू, और वो जुमेई से ये कहने लगता है कि यहाँ पर खरीदने और बेचने में मैं किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता। भले ही चीज पहले तुमने ऑर्डर की हो, लेकिन अगर कोई मुझे ज्यादा पैसा दे तो मैं उसी को बेचूंगा। अगर तुम मुझे उससे ज्यादा पैसा देने को तैयार हो तब मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। वो अपने उस ट्रीजर के लिए बोलता है पूरे 50,000 गोल्ड कॉइन्स को। वो उससे कहता है कि अगर तुम इससे ज्यादा शॉपकीपर को दे देती हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा, नहीं तो तुम इस ट्रीजर को भूल ही जाओ क्योंकि अब ये मेरा हो चुका है। तो फिर वो शॉपकीपर उन दोनों से ही ये कहने लगता है कि आप लोग मेरे यहाँ के आइस फायर स्नेक स्प्लिट फ्रूट को भी ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप लोग केवल एक ही स्प्लिट फ्रूट के लिए लड़ते रहो, और वैसे भी ये चीज तो मेरी दुकान की भी शान है और मैं नहीं चाहता कि उस स्प्लिट फ्रूट की वजह से किसी को भी कोई नुकसान हो या फिर चोट पहुंचे। लेकिन वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि अल्केमिस्ट यूनियन के एल्डर फू के साथ में जवान लड़ाने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी एल्डर फू यान तो एक बहुत ही ज्यादा सन की बनता है। ये जो 50,000 गोल्ड कॉइन्स के बारे में कहा है वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर उसका दिमाग सनक गया तो वो केवल एक स्प्लिट फ्रूट के लिए इससे भी ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएगा। तो शाओयान तभी बीच में बोल पड़ता है कि मैं उस स्प्लिट फ्रूट के लिए 1 लाख गोल्ड कॉइन्स देने को तैयार हूँ, और अगर अब किसी के भी अंदर हिम्मत है तो वो मुझसे ज्यादा पैसा देकर दिखाए। तो फिर वो लड़की शाओयान से कहने लगती है कि देखिए आप इस मास्टर को नहीं जानते, ये एक बहुत ही बड़ा सन के मास्टर है, और वैसे आप यहाँ पर वापस क्यों आए हो? अगर आप अपनी सलामती चाहते हो तो बिना कुछ किए ही यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि आप मेरे मास्टर हो और मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। शाओयान उससे कहने लगता है कि तुम आकर क्यों चिंता कर रही हो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम शांत रहो। लेकिन तभी एल्डर फूयान शाओयान से कहने लगता है कि तुम आकर कौन हो, यहाँ पर कैसे आए हो, और उस लड़की को अपनी बातों में बहकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, और मैं तुम्हें ये स्प्लिट फ्रूट किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला। लेकिन शाओयान तो बिना उसको टच किए ही उस फ्रूट को ले लेता है, जिससे कि एल्डर फूयान भी शॉक हो जाता है कि आखिर ये कौन सी पावर है। शाओयान तभी शॉपकीपर से कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऑफर कर चुका हूँ 1 लाख सोने के सिक्के, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस है, इसीलिए इस फ्रूट को मैं रखता हूँ। तभी एल्डर फूयान ये कहने लगता है कि तुम आखिर कौन हो और तुम्हारे टीचर कौन है, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें पोलाइट रहना नहीं सिखाया? तो शाओयान कहने लगता है कि वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी अल्केमिस्ट यूनियन के एल्डर इस तरीके का बर्ताव भी करते होंगे। वैसे तो तुम्हारी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन उनका घमंड अभी तक नहीं गया। और ये बात सुनकर एल्डर फूयान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो शाओयान से कहने लगता है कि तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा ही चलती है लड़के, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये बूढ़ी हड्डियां कितनी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि तुम जैसे लोगों को बिना सबक सिखाए तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आती, और अपने से बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं वो आज मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा। वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है कि आज तो एल्डर फू पागल हो चुके हैं, क्योंकि वो अपने पावर्स को साबित करने के लिए एक जूनियर पर अटैक करने वाले हैं। कुछ लोग बातें करते हैं कि इनकी ताकत के सामने डो वैंग पावर वाला बंदा भी कुछ नहीं है, इसीलिए आज तो ये लड़का बहुत ही बुरा पिटने वाला है। लेकिन एल्डर फू जैसे ही शाओयान पर अटैक
अटैक करते हैं तो वो उनको पकड़ के वहाँ से दूर फेंक देता है। और एल्डर फू की ऐसी हालत को देखकर तो सभी लोग शॉक ही हो जाते हैं। एल्डर फू के दोबारा कुछ करने से पहले शाओयान उनको अपने केवल एक ही हाथ से उठा देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे टीचर के बारे में बात करो या उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करो कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया है। तभी शाओयान यहाँ के लोगों से कहने लगता है कि शायद तुम लोग इस बंदे के रोज रोज के ड्रामा से काफी ज्यादा परेशान हो गए होगे, इसीलिए क्यों ना आज मैं यहाँ पर एक 5th ग्रेड के फार्मासिस्ट को ही खत्म कर दूं, जिससे कि तुम लोग भी चैन से रह सकोगे और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। और फिर तभी यहाँ पर मू फैमिली के काफी पुराने एल्डर आ जाते हैं और वो शाओयान से कहने लगते हैं कि छोटे भाई, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा और तुमने तो यहाँ पर आते ही अपना जलवा बिखेरना भी शुरू कर दिया। वो लड़की जुमई भी ये कहने लगती है कि शाओयान का नेचर 3 सालों में बहुत ही ज्यादा बदल चुका है और शाओयान एल्डर फू को एक बोरे के जैसा नीचे पटक देता है। वो लड़की कहने लगती है कि मास्टर शाओयान की अचीवमेंट हमारी सोच से कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तभी वो एल्डर शाओयान से कहने लगते हैं कि तुमने आज के मैटर को इतना प्रॉपरली और शानदार तरीके से निभाया कि कुछ कह नहीं सकते। और वैसे यहाँ पर जो मीटिंग होने वाली है वहाँ की लॉबी में सभी लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तो शाओयान कहता है कि ठीक है, मीटिंग में चलते हैं और उस लड़की को वो फ्रूट देते हुए कहता है कि मास्टर फ्रैंक को मेरा हेलो बोलना। इसके बाद फिर वो यहाँ से मीटिंग हॉल की तरफ भी चला जाता है जहाँ पर गामा एम्पायर के सभी पावरफुल लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे। वहाँ पर आइस एम्पायर भी शाओयान से पहले ही पहुंच चुके हैं। शाओयान यहाँ पर आते ही कहने लगता है कि 3 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सब कुछ वैसे का वैसा ही नजर आ रहा है। और मू फैमिली के मास्टर ये कहने लगते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि शाओयान केवल 3 सालों के अंदर ही इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा कि उसने आते ही मिस्टिक क्लाउड सेक्टर के लोगों को हरा दिया। तुमने तो वाकई में मुझे अपनी पावर से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया है। शाओयान कहने लगता है कि एल्डर, वैसे आप भी तो अभी एकदम सेम ही हो। और फिर शाओयान को यहाँ पर बैठने के लिए उसकी सीट दी जाती है, जिसके साथ साथ सभी लोग बैठकर अपनी मीटिंग को भी शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर इस लड़के ने प्रैक्टिस कैसे की होगी, क्योंकि इतने कम समय में इतनी ज्यादा पावर्स को गेन कर लेना ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव चीज है। और फिर शाओयान यहाँ पर सभी के सभी मास्टर से ये कहता है, आज हम लोग जिस मीटिंग को करने के लिए बैठे हैं कि चुनिंदा और जरूरी पॉइंट्स को जान लेना ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात आप लोग सभी जानते होंगे कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट और यूनशान ने मेरी फैमिली यानी कि शाओ फैमिली को खत्म किया है, इसीलिए मेरा तो ये जाती मामला बन जाता है मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को खत्म करने का। मैं यानी कि शाओयान और यूनशान दोनों ही एक ऐसे कभी ना खत्म होने वाली सिचुएशन में फंस चुके हैं कि वो हम में से किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होगी। लेकिन आप लोगों को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अब ये केवल मेरा ही मैटर नहीं रह जाता या केवल मेरी ही जिम्मेदारी नहीं रह जाती मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को खत्म करने की। यूनशान के इस बार के अटैक से सभी लोग तो अवगत हो ही गए होंगे कि वो केवल मेरे लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि वो पूरे के पूरे गामा एम्पायर के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए मैं आप लोगों का केवल थोड़ा थोड़ा ही साथ चाहता हूँ ताकि हमारे गामा एम्पायर से मिस्टिक क्लाउड सेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मेरे लिए ये अकेला कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और इसके आगे जो मीटिंग की बातचीत होगी वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।